लोकसभा चुनाव का जिक्र जब जब हो रहा है तब तब लोगों के जहन में सवाल यह है कि बीजेपी, बड़े नेता, बड़े चेहरे कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। जो सबसे पहला सवाल होता है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस बार भी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। अंदर की खबर क्या है, बड़ी खबर क्या है, सूत्र क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ आप जानेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट से जुड़ा बड़ा अपडेट है और ये इनसाइड स्टोरी है, ये अंदर की खबर है कि पीएम मोदी वाराणसी से ही एक बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। वाराणसी जहां लगातार 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं, लोगों का अपार प्रेम स्नेह जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दिखाई देता है जब जब वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी जाते हैं, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस है पीएम मोदी और मोदी सरकार के बीच में वो ये कि जो काम किया है उसी काम के आधार पर वोट अब मांगा जा रहा है और ये भरोसा भी कि लोग काम के आधार पर वोट देंगे। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्रों के हवाले से अभी खबर है। साथ ही साथ स्मृति ईरानी को लेकर खबर ये है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं, आगरा से एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया जा सकता है। और बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और कभी भी पहली लिस्ट सामने आ सकती है। जानकारी कल भी ऐसी थी कि शाम तक हो सकता है लिस्ट सामने आ जाए, रात तक लिस्ट सामने आ जाए। हालांकि कल लिस्ट सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 100 या उससे ज्यादा कैंडिडेट्स का नाम हो सकता है, ये 125 तक भी आंकड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें इन कैंडिडेट्स की लिस्ट में नजर आएंगी, यानी कि जो सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा होगी उसमें ज्यादातर सीटें यूपी की इन्वॉल्व की गई हैं। अंदर की खबर यह भी है कि बीजेपी एनडीए कॉन्फिडेंट है उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर और उत्तर प्रदेश के खासतौर से काम को लेकर, राम मंदिर को लेकर। जो माहौल राम मंदिर निर्माण के वक्त रहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त रहा, जो शासन उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, जो डबल इंजन की सरकार में विकास देखा जाता है, उसके बाद काफी हद तक कॉन्फिडेंट बीजेपी है, जिसमें 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की जब बात होगी, जो लिस्ट सामने आएगी उसमें मैक्सिमम सीटें यूपी से रहने वाली हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी राज्यों की डिटेल और वहां के कैंडिडेट्स भी सामने आ जाएंगे। बड़ी खबर ये कि वाराणसी से पीएम मोदी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से किस्मत आजमाएंगी। राजनाथ सिंह को लेकर अपडेट ये मिल रहा है कि वो लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं और एसपी सिंह बघेल जो आगरा से टिकट जिन्हें दिया जा सकता है। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के लिहाज से है, बड़ी खबर बीजेपी की पहली लिस्ट के लिहाज से है और बड़ी खबर तो वाराणसी के लिहाज से भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जो तस्वीर, जो दशा और दिशा बदली है वाराणसी की, वो आगे तय करेगी कि वाराणसी के लोग किस तरीके से अपार प्रेम, विश्वास और स्नेह फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर दिखाते हैं। जिस तरीके से लगातार 2 बार से सांसद चुने गए हैं, उसके बाद अब खबर ये मिल रही है कि तीसरी बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनावी मैदान में होंगे। जिस तरीके से एक के बाद एक मीटिंग्स हुई हैं, 370 प्लस का टारगेट बीजेपी का है, 400 प्लस का टारगेट एनडीए का है। ऐसे में सहयोगी दलों के साथ लगातार मंथन हो रहा है और बड़ा जो अपडेट है वो सहयोगी दलों को लेकर भी है। ये जानकारी भी आप जानिए, यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों पर बड़ी खबर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सहयोगी दलों को लेकर भी खबर मिल रही है और सहयोगी दलों में अलग अलग दलों को लेकर सीटों का फॉर्मूला क्या तय किया गया है वो भी आप जानिए। सहयोगी दलों को लेकर बीजेपी में मंथन हुआ है और एनडीए लगातार इस बात पर विचार कर रही है कि कौन सी जो पार्टी है उसे कितनी सीटें दी जाएं। यूपी से बीजेपी के उम्मीदवारों पर बड़ा अपडेट है, सहयोगी दलों के लिए 6 सीट बीजेपी छोड़ेगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आरएलडी और अपना दल को यहां पर 2-2 सीटें दी जा सकती हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। एसबी, एसपी और निषाद पार्टी को 1-1 सीट मिल सकती है, ये अपडेट है। आरएलडी का दावा है बीजेपी अब बागपत और बिजनौर पर भरोसा दिखा रही है आरएलडी को और आरएलडी को यहां से टिकट दिया जा सकता है। अपना दल का जो दावा है वो मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, तो यहां से टिकट मिल सकता है। संत कबीर नगर पर निषाद पार्टी दावा दिखा रही है, जबकि एसवी-एसपी यानी कि राजभर की पार्टी घोसी सीट पर अपनी उम्मीदवारी जता रही है। ज्यादा जो जीत के दावे हैं वो किए जा रहे हैं। सहयोगी दलों के जरिए जब सीटों की डिमांड की गई, मंथन हुआ और मंथन के बाद ही ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया है।
और इस पर अब ज्यादा अपडेट के साथ मेहंदी गर्ग दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। निकिता सरीन लखनऊ से लाइव हैं और इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी। निकिता, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं, जिस तरीके का अपडेट मिल रहा था अनिल चौधरी गाजियाबाद से भी है। निकिता, जिस तरीके से बीजेपी ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है, उसको लेकर अपडेट अभी का क्या मिल रहा है? सबसे ज्यादा जो नजरें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर हैं, कहां से टिकट दिया जा सकता है? हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ गए हैं, राहुल लाल हैं राजनीतिक विश्लेषक, हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, एक एक करके उनसे भी अपडेट हम लेंगे। निकिता, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उन्होंने गुरुवार देर रात तक दिल्ली में बैठक की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बाकी सदस्यों ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की जो पहली सूची है, लिस्ट है, उसको अंतिम रूप देने पर मंथन किया है। आगामी लोकसभा चुनाव की जो डेट्स है वो अप्रैल मई में संभावित हो सकती हैं और बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल थे। अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आती है कि बैठक में उत्तर प्रदेश की जो 50 सीट है उनके नाम तय हो गए हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी से 6 सीट छोड़ रही है और इनमें आरएलडी को 2 मिल रही है, अपना दल एस को 2, सुभाषपा और निषाद को अलग अलग 1 सीट छोड़ी जा सकती है इनके लिए। और सूत्रों के मुताबिक से आरएलडी का दावा बागपत और बिजनौर सीट पर है। साथ ही अगर अपना दल की बात करूं तो अब वो मिर्जापुर से दावा कर रहे हैं और प्रतापगढ़ सीट पर। वहीं निषाद पार्टी का दावा है कि संत कबीर नगर से वो सीट, सुभाषपा का दावा घोसी सीट पर है। नाम जो तय हुए हैं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी, उनका संसदीय क्षेत्र है, स्मृति ईरानी अमेठी, और जो तीसरा नाम है वो राजनाथ सिंह है लखनऊ से। ये 3 नाम तय है और इनकी लिस्ट भी इसी हफ्ते आ जाएगी और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार भी अगले कुछ ही दिनों में हो जाएगा, जिसमें आपको बता दूं ओपी राजभर है और दारा सिंह चौहान है, जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि चुनाव समिति ने इन दलों के दावों वाली जो सीट है उनको मंजूरी दे दी है, लेकिन ये साफ अभी हो नहीं सकता है और इसी हफ्ते कई हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर के जो हारी हुई 14 सीट है उन पर प्रत्याशी की जो जानकारी आप दे रही हैं, आरएलडी को 2 सीट और यहाँ अपना दल को 2-2 सीट और इसके अलावा निषाद और एसबीएसपी को 1-1 सीट मिलने का दावा हो रहा है और 6 सीट यानी कि बीजेपी देने पर राजी हो गई है। विवेक कौशिक का मैं जिक्र कर लेती हूँ, यहाँ पर बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बागपत से जिस तरीके से दावेदारी पेश की गई थी आरएलडी के जरिए, अब यहाँ पक्का माना जाए कि आरएलडी से कैंडिडेट यहाँ पर चुनावी मैदान में होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दूं कि बागपत जो है उसका दावा सबसे पहले समझौते के तहत राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी द्वारा किया गया था। बागपत उन 2 सीटों में से एक और महत्वपूर्ण सीट थी जिसपे सबसे पहले जयंत सिंह ने दावा किया था। समझौते के मसौदे में बागपत कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसका एक मेन कारण ये भी था कि बागपत जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही है और लंबे समय से यहाँ राष्ट्रीय लोकदल को हार का सामना करना पड़ता रहा है। मौजूदा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह यहाँ से 2 बार चुने जा चुके हैं। अब समझौते में ये सीट जो है कहीं ना कहीं खाते में रालोद के खाते में जाती नजर आ रही है और इसके अलावा रालोद को जो दूसरी सीट मिल रही है उसका नाम बिजनौर है। हालांकि ये भी तय माना जा रहा है कि बागपत सीट पर स्वयं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे। बागपत से दावेदारी मजबूत आरएलडी ने बताई और विवेक कौशिक ये बता रहे हैं कि बागपत से यहाँ पर आरएलडी को टिकट दिया जा सकता है और साथ ही साथ बिजनौर से टिकट दिया जा सकता है और इसके अलावा मिर्जापुर और प्रतापगढ़ पर अपना दल की तरफ से जो दावा पेश किया गया उसके बाद बीजेपी भी 2 सीटें देने के लिए राजी हो गई है। मिर्जापुर से आकाश दुबे मेरे साथ में है। आकाश, क्या ये तय माना जाए कि ये 2 सीटें अपना दल के खाते में जा रही हैं और जो कैंडिडेट है वो मजबूत है, जो दावेदारी पेश की गई उसमें जीत होगी रिजल्ट के तौर पर? देखिए रंजना, जो अभी वर्तमान हालात है उसमें मिर्जापुर जो विंध्याचल मंडल है की 2 सीटों पे जो है अपना दल के जो है सांसद हैं, जिसमें से मिर्जापुर में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जो है प्रिया पटेल हैं और वहीं सोनभद्र में जो है उनकी पार्टी के जो है पकौड़ी लाल कोल है। अब ये सीट जो है बदल सकती है, जिसमें प्रतापगढ़ और मिर्जापुर रहेगा, जहां से खुद प्रिया पटेल मिर्जापुर से लड़ेंगी और प्रतापगढ़ से अभी कैंडिडेट नहीं तय हुआ है। मगर जो वर्तमान स्थिति है उसमें सोनभद्र जिले में जो है सांसद जो है अपना दल से पकौड़ी लाल कोल है, जो सजाती है, जहां पे आदिवासियों का बहुत ज्यादा वोट है, जिसको देखते हुए उन्होंने पिछली बार उस सीट को लिया था।
और मुजफ्फरनगर से फिर से संजीव बालियान के उतरने की खबर मिल रही है। अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ में हैं। अनिल, पहली ये लिस्ट जिसमें 125 से लेकर 150 उम्मीदवारों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, राजनाथ सिंह हुए, स्मृति ईरानी हुई, बाकी कैंडिडेट्स को लेकर तो खबरें हैं, लेकिन बड़े चेहरों को लेकर निगाह सबसे ज्यादा है। आपके पास खबर क्या है? वेस्टर्न यूपी में कौन कौन से बड़े चेहरे, कौन कौन सी सीट से किस्मत आजमा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की तरफ से पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं। हालांकि चुनावी मूड में जो बीजेपी लगातार रहती है और अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही वर्क करती है। ऐसा ही मैं दरअसल आपको बता दूं, बीती रात ही एक मीटिंग हुई और मीटिंग में लगातार जो है बातचीत की जा रही है और उसमें ये कहा गया है कि जो यूपी की जो सीटें हैं वो काफी अहम रह जाती हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो आप समझ सकते हैं बीजेपी किस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। और ऐसे में पश्चिमी यूपी को लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है और 50 सीटें जो हैं वो तय कर ली गई हैं। उसकी सूची कभी भी जारी की जा सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और साथ ही 14 नाम वीवीआईपी जो है, ऐसे लिस्ट उनकी तैयार की गई है जिनको 1 या 2 हफ्ते के भीतर ही डिस्प्ले किया जा सकता है। तो आप समझते हैं जो यूपी है, यूपी जो मेन भूमिका इसमें पूरी निभा रहा है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और जो सूची है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो कैंडिडेट्स के नाम है धीरे धीरे सामने आते रहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस आप देखिए कि पहली ही लिस्ट में करीब 100 से 150 कैंडिडेट्स के नाम सामने आने वाले हैं। हिमांशु भट्ट जी, जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है ग्राउंड पर जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में दौरे होना, हजारों करोड़ की सौगात देना, लेकिन जुबान पर एक ही बात होना, काम किया है, काम करते रहेंगे और काम के आधार पर ही आप वोट दीजिए। बहुत सही बात है ना। देखिए, ये बात की स्ट्रेटजी उनके लिए बहुत अहम है। 2 टर्म हो जाने के बाद तीसरी टर्म में बात करना कि हम 400 के पार जाएंगे। पहले भी मैं बता रहा था, जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, भाजपा खुद अपने आप 370 लाने की बात करता है, तो उम्मीदवारों का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं न कहीं विचारधारा से मिलते हुए और साथ में युवा, महिला और बाकी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखते हुए उम्मीदवारों को फाइनल किया जाता है। इसमें जैसे अगर समझ लो कि यूपी के अंदर पिछले बारी 64 जीते थे, तो 16 जो नहीं जीते थे, वो सीटों के ऊपर क्या उनकी स्थिति इस वक्त जीते वैसी है कि नहीं? अगर नहीं है तो वो स्थिति में वो जीतने के लिए क्या करना चाहिए? बिकॉज बीजेपी में एक सबसे बड़ा मंत्र पहले ये रहता है, विनेबिलिटी जिसको कहते हैं, जीतने की ताकत, वो सबसे पहले मायने रखती है। और उसके बाद उसके अराउंड काम करके पार्टी अपने आप सोशल इंजीनियरिंग करती है। और सोशल इंजीनियरिंग के तहत कहां पर कौन किसको टिकट कैसे दी जाए, जिससे पार्टी विजय। और जाहिर सी बात है, जब टिकट बंटवारे पर बात हुई होगी, जब कैंडिडेट्स पर बात हुई होगी, उनके फीडबैक पर भी बात हुई होगी, उनका क्या काम रहा है अब तक और किस तरीके का रिस्पांस जनता से रहा है, उसका भी जिक्र रहेगा। मेहंदी मेरे साथ में है। मेहंदी, बड़े नामों को लेकर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, स्मृति ईरानी होंगी, ऐसे कई बड़े नाम जो कि पहली बार की ही लिस्ट में सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी, कितने अल्पसंख्यक होंगे, कौन कौन सी जाति के लोग होंगे जिन्हें कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी एनडीए मौका देने वाली है? 24 का बिगुल फूंक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जिस तरीके से बड़े दिग्गज नेताओं का नाम निकलकर सामने आया कि पहली ही लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि वो किन सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कयासों में सबसे पहले अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो वाराणसी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही अमित शाह की बात करें तो गांधीनगर से वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। राजनाथ के लिए लखनऊ, स्मृति ईरानी के लिए अमेठी जैसे राज्य निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जातीय समीकरणों की, तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी जो है वो हर एक कदम फूंक फूंक कर रखती है, और जिस तरीके से चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल है, तो जो रणनीति है या जो पूरा एजेंडा है वो जातियों को साधते हुए भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें जो अभी हाल ही में हुए थे, उनमें भी काफी जातियों को साधने की कोशिश की गई, तो लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी जातियों को साधने के लिए। इसी वजह से जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से डिस्कस किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो जो लिस्ट है वो हो सकता है कि आज और कल में आ जाए। हालांकि कयास थे कि कल को लेकर खबर मिल रही थी कि शायद शाम तक लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। राहुल लाल जी, जब बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आएगी, आपकी नजरें सबसे ज्यादा किसे ढूंढ रही होंगी उस लिस्ट में? पीएम मोदी को, या फिर महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, या फिर अन्य जातियों को? देखिए, जो पहली लिस्ट होगी उसमें ये तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस से लड़ेंगे, वो तो एक स्पष्ट तौर पे तय है। अमित शाह जी के जो जितने भी हाई प्रोफाइल सीटें हैं वो लगभग भारतीय जनता पार्टी की वो कई दिनों से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं, इसलिए। लेकिन हाँ, मुख्य रूप से जो आपने कहा कि किसको कितनी प्रतिनिधित्व दी जा रही है, तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सीटों को देख, जब वो उनकी सीटों की घोषणा होती है तो उसमें ये जरूर जिज्ञासा होती है कि वहां पे अल्पसंख्यकों को कितनी सीटें दी जा रही है। चूंकि स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में हम लोग देखें तो उसमें मुस्लिमों को कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो क्या लोकसभा चुनाव में वो कितने उम्मीदवारों को देते हैं वो टिकट, वो देखने की चीज होगी। लेकिन अगर हम लोग देखें, बीजेपी ने कई अच्छे प्रयास चल रहे हैं उनके टिकट के संदर्भ में। क्योंकि देखिए, जब कोई पार्टी नारा देती है 370 पार या 400 पार का, तो उस स्थिति में चूंकि अब 10 वर्ष शासन के हो चुके हैं, तो जो नजर आ रही है कि उसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या फिर सांसदों के प्रति अगर वहां पे एक निराशा की स्थिति हो, तो भारी संख्या में टिकटें बदली भी जा रही हैं। और जब बीजेपी बदलती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो ये तय नहीं करती कि वो उम्मीदवार का नाम कितना ज्यादा बड़ा है, छोटा है, वो आसानी से बदल देती है। जैसे दिल्ली से सूचना आ रही है कि दिल्ली में 7 में से कम जो 4-5 लोगों के जो है कि वो नए चेहरे हो सकते हैं दिल्ली के क्षेत्र में। और हम लोग राजस्थान में अगर हम लोग देखें तो वहां पे स्थिति ये आ रही है कि कम से कम 25 में से 15 जो है कि नए चेहरे आ सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है अगर नए चेहरों को मौका मिलता है। और ये भी अच्छी बात है कि अगर अच्छा काम किया है तो सीट पर उन्हीं कैंडिडेट्स का रिपीट होना, उन्हीं बड़े चेहरों का रिपीट होना, यानी कि कॉन्फिडेंस है अपने काम पर और जनता पर की वोट मिलेगा। राहुल जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बीजेपी की इस पहली लिस्ट में ध्यान देने वाली बात होगी, बड़े चेहरों की भी ध्यान देने वाली बात होगी, महिला कैंडिडेट्स कितनी हैं, अल्पसंख्यकों को कितना मौका दिया गया है और नए चेहरे कौन कौन से हैं, क्या जातीय समीकरण का भी ध्यान रखेगी बीजेपी।